हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेनगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा टॉपिक नंबर 1 प्लानिंग। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट अगर आपको कराना है, आपको कोई भी इवेंट कराना है अपने इंस्टीट्यूशन में, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्लानिंग। प्लानिंग में किसी भी आपके जो इवेंट होगा, आपका जो उसमें एक्शंस आप लेने वाले हो, किसी भी आप स्ट्रेटजीज जो आप फॉलो करने वाले हो, उस सब के बारे में सोचने को हम बोलते हैं प्लान करना। फॉर एग्जांपल, आप क्या कोई इवेंट आप करवा रहे हो तो आप क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करोगे, आप क्या पॉलिसीज उसमें रखोगे, आपकी क्या एम्स उसमें होंगी, तो ये सारी चीज़ें आती है प्लानिंग में। किसी भी इवेंट को करवाने के पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में हम और देखेंगे कि प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्लानिंग से मिलते हैं। तो इसके आगे हम वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको डेफिनेशंस देखने को मिल रही होंगी कि प्लानिंग की क्या सिंपल लैंग्वेज में आप डेफिनेशन लिख सकते हो। आप चाहो तो इनको एक बार पढ़ सकते हो, फिर अपनी लैंग्वेज में भी वहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा हो गया प्लानिंग की। प्लानिंग होता क्या है? बेसिकली किसी भी इवेंट को करवाने के पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन करना, उसको क्या क्या आप एक्शंस लेने वाले उनको डिसाइड करना, ये सारा आता है प्लानिंग के अंदर। अब हम देखेंगे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देख के लग रहा होगा यार इतने सारे याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली आपको किसी भी फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक के अंदर 6 से 7 8 पॉइंट तक पता होना चाहिए। एक बार आप पढ़ लोगे तो 6-7 पॉइंट आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप आराम से वहाँ पे 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हो, और इनको आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सीधे हम देखते हैं टू अचीव द एम ऑफ द प्रोग्राम, कि आप जो प्रोग्राम करवा रहे हो उसका एम क्या होने वाला है। कोई भी आप प्रोग्राम कराते हो उसका कोई ना कोई आप एम रखते हो, किसी चीज़ का प्रमोशन करना है, फिर किसी भी तरीके से आपको कुछ भी एम उससे रिलेटेड हो सकता है। मे बी फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना, ये ऐसा कुछ टाइप का आपका एम हो सकता है। तो ये आपका एम आपको प्लानिंग में मिलेगा। उसके बाद आपको उस प्रोग्राम को करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। मे बी कोई ग्राउंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई इक्विपमेंट की, और या फिर बहुत सारे इवेंट आप करवा रहे हो, अलग अलग स्पोर्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो आप प्लानिंग में सोचोगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वो आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता चल गई तो फिर आप उसको फुलफिल भी कर सकते हो। इवेंट को करवाते समय कोई भी रिक्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा प्लानिंग अगर आप करते हो किसी इवेंट के बारे में, तो आपको मिस्टेक्स होने की चांसेस खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ऑब्वियसली आपने प्लान अच्छे से कर रखा, जितना अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजीज होंगी, उतनी कम आपकी मिस्टेक्स होने की चांसेस होंगी। इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। ऑब्वियसली आप बहुत सारी कमिटीज बनाते हो तो आपकी कोऑर्डिनेशन बन जाती है। आपके सब मेंबर्स को पता होता है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजीज है, हमें किस तरीके से एक्शन लेने, तो आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। इसके बाद जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होती है, उनकी जो रिसोर्सफुलनेस होती है, उनकी जो बेनिफिट्स होते हैं, आप ज़्यादा ले पाते हो। कोई भी आपके पास रिसोर्स है, आपको पता है आप किस तरीके से इसको यूज़ करने वाले हो, तो उसकी और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मे बी आपके पास कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इवेंट करवाने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो आपके पास नहीं है, तो आप पहले से उसको मैनेज करके रख सकते हो। कहीं से आप खरीद के ला सकते हो, आप बोरो कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट होता है हमारे प्लानिंग का। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप प्लानिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो, तो आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है, तो आपको पता है इस डेट को हम करवाएंगे। आप जो शेड्यूल अपना फॉर्म करोगे वो बहुत अच्छे से आप अच्छा शेड्यूल बना सकते हो, जहाँ पे आप पहले से देख सकते हो कि वहाँ पे कोई और फेस्टिवल तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस डेट पे। तो इस तरीके से आप अगर प्लानिंग अच्छी कर रहे हो तो आपका शेड्यूल जो है टूर्नामेंट का वो भी बहुत अच्छा बना सकते हो। इसके अलावा मैंने पहले भी बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिटीज फॉर्म करना किसी भी इवेंट के लिए। कमिटीज के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, तो अभी से ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसके बारे में एक और टॉपिक हम आगे देखेंगे। इसके अलावा किसी भी आपने अलग अलग कमेटी बनाई है जो जिनका अलग अलग काम है, किसी कमेटी का रिसेप्शन करने का काम है, किसी का कमेटी का काम है ट्रांसपोर्ट वगैरह करने का, तो ये सब अलग अलग कमेटीज है। तो आप अलग अलग कमेटीज को गाइड कर सकते हो पहले से प्लानिंग के पीरियड में कि कैसे आपको काम करना है, आपके एक्शंस किस तरीके से होंगे, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा किसी भी कमेटी का या फिर किसी भी मेंबर का जो ऑर्गेनाइजर करवा रहा है उसका मेंबर का, उस टीम के मेंबर का क्या काम है जब टूर्नामेंट चल रहा है उस टाइम पे, उसके पहले या उसके बाद, ये पूरा प्लानिंग में डिसाइड करते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और लास्ट में एक पॉइंट है, टू कंसिडर बोर्डिंग एंड लॉजिंग नीड्स, यानी कि किसी भी जो टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाला ऑफिशियल हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, कोई भी आपका खुद का एक मेंबर है जो जिसको बुलाना है यहाँ टूर्नामेंट के लिए, तो इन सबको लेके आना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, फिर उनके लिए अकोमोडेशन रखना, यानी कि वो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, इन सब के बारे में आप प्लानिंग में डिसाइड कर सकते हो और इजीली आप
ये जो जब टूर्नामेंट होगा तो ये सारी चीज़ें आप एक्शन में ला सकते हो। तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग के थ्रू हम क्या क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं और प्लानिंग से क्या क्या चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं और अच्छे से हो जाती हैं। अब हम देखेंगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, कि हमने ये सब इतने सारे हमारे एम्स हो गए, इतने ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग करने की। सबसे पहले तो ये आपको एक डायरेक्शन दे देता है कि किस तरीके से हमें क्या हमारे एम्स बता देता है, आपको किस तरीके से एक्शंस लेने हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा एक जो आपकी टीम है, जो ऑर्गेनाइजर है, उसको पूरा अच्छे से एक डायरेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का ऐसा प्रेशर जिसको रिमूव किया जा सकता है, जिसको हटाया जा सकता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है किसी भी टूर्नामेंट को या फिर किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का, उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज को अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि अगर आप पहले से एक फोर थॉट दे रहे हो किसी भी चीज़ को, तो आपके पास बहुत सारे क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कि कोई बंदा आपकी टीम का आइडिया दे दे कि इस तरीके से भी हम इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप बहुत लेट हो चुके हो, आपने प्लानिंग नहीं करी, तो फिर आप उसको एक्शन में नहीं ला पाओगे, लेकिन प्लानिंग के थ्रू क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा सक्सेस की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मिस्टेक्स हमने देखा था और पिछले ऑब्जेक्टिव्स में कि मिस्टेक्स कम होती हैं, तो ऑब्वियसली सक्सेस की चांसेस बढ़ जाती हैं। फिर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाती है। रिसोर्सेज जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको मंगवा सकते हो, अरेंज कर सकते हो, अगर हैं तो उनकी रिसोर्सफुलनेस जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वेस्टेज कम हो जाता है, कोई भी रिसोर्स को आप अच्छे से प्रॉपर यूज़ कर पाते हो, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और अच्छा एक शेड्यूल बन पाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है कि क्यों हमें प्लानिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली इतने सारे आपको नहीं आएंगे, आपको सारे लिखने कभी भी नहीं आएंगे। आपको मेनली ऐसा हो सकता है आपको 3 पूछ लिए जाए, 4 पूछ लिए जाए, 5 पूछ लिए जाए, तो आपको कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वहीं पे उनको लिखना है। तो इस तरीके से हमारे फिजिकल एजुकेशन में मेनली कुछ आपको टॉपिक्स ही देखने मिलेंगे जिनके अंदर बहुत सारी डिटेल होंगी, बहुत सारे अलग अलग आपको देखने मिलेंगे। इस तरीके से सब टॉपिक्स होंगे जिनको आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सारे याद करने की फिर से बोलो जरूरत नहीं है, आप एक बार सुन लिया तो आपको 5-6 तो याद हो ही गए होंगे। हर एक टॉपिक में 6-7 आपको सब टॉपिक्स बनना चाहिए। अब हमारे सामने आता है फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज। मैंने पहले भी बोला था कमिटी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इवेंट हो रहा है तो आपके लिए कमिटी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने स्कूल लेवल पे कोई इवेंट होते हुए देखा तो आपने देखा होगा किसी एक ग्रुप बना है, उसका काम है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को करना, किसी ग्रुप बना है उसका कुछ और काम है, किसी ग्रुप का काम दे दिया गया है कि आप जाओ मीडिया को इन्फॉर्म करो उसके बारे में। तो हम यहाँ पे पूरा देखेंगे कि कैसे कमिटीज फॉर्मेशन होता है, कमिटीज का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप की कमिटीज बनाई जाती है, उनका क्या काम होता है टूर्नामेंट के समय, टूर्नामेंट के पहले और टूर्नामेंट के बाद। तो ये पूरा हम देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी कमिटीज़ बनाई जाए, सारी कमिटीज़ बनाई जाए, साथ साथ इन कमिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो ताकि किसी भी टूर्नामेंट को अच्छे से एक्शन में लाया जा सके, अच्छे से किया जा सके। अब हमारे सामने बहुत सारी कमिटीज़ आएंगी, इन सबको हम देखेंगे एक एक बार। मैं आपको पूरी उनकी डिटेल्स बताऊंगा कि इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आती है सबसे पहले आते हैं चेयरपर्सन, चीफ पैट्रन और टूर्नामेंट डायरेक्टर। बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, मे बी आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर हो सकते हैं, ये इस कमेटी के हेड बनते हैं। इनका मेन काम होता है, अगर हम प्री टूर्नामेंट बात करें, प्री कंपटीशन बात करें, तो इनका मेन काम होता है फंड को अरेंज करना, पूरा प्लान्स बनाना, प्लान्स का हेड करना। ये इनका मेन काम होता है टूर्नामेंट के पहले। इसके बाद टूर्नामेंट जब चल रहा है तो क्या क्या अरेंजमेंट सारी फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, अच्छे से टूर्नामेंट किया जा रहा है, स्मूथ कंडक्ट हो रहा है टूर्नामेंट का या नहीं, ये सब इनका पूरा टाइम के टूर्नामेंट जब चल रहा है उस समय ये देखना इनका काम होता है। और जब पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, लास्ट में आपने देखा होगा हमेशा प्रिंसिपल सर आके स्पीच देते हैं, सर या मैम, तो इनका ये भी काम होता है कि लास्ट में एक समराइज करना कि हमारा टूर्नामेंट अच्छे से हुआ है, सक्सेस कितनी अच्छी मिली है आपको पूरा बताना, वहाँ पे एक स्पीच जैसी देना। ये इनका पूरा काम होता है, पूरे प्री टूर्नामेंट और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट। कंपटीशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप कंपटीशन बुला सकते हैं, इवेंट बुला सकते हैं, टूर्नामेंट बुला सकते हैं। अगली हमारी कमेटी आती है चीफ टेक्निकल एडवाइजर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका मेन काम होता है टेक्निकल कामों को पूरा देखना। अगर हम बात करें प्री कंपटीशन तो इनका मेन काम है जितने भी टूर्नामेंट रिलेटेड टेक्निकल काम होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड को अच्छे से देखना, ग्राउंड में मार्किंग्स करना अलग अलग स्पोर्ट के हिसाब से, इक्विपमेंट्स जितनी भी ज़रूरत होती है, फिक्सचर्स बनवाने में लोगों को हेल्प करना और जितने भी बाकी ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्प करना। तो ये पूरा इनका प्री कॉम्पिटिशन काम होता है, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं प्री कंपटीशन करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब कंपटीशन चल रहा है तब इनका मेन काम होता है देखना कि सारी का जो अलग अलग कमिटीज़ हैं वो अच्छे से चल रही है कि नहीं, उनको हेड करना, सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्शन देना। इसके अलावा इनका और भी काम होता है कि कोई इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई टेक्निकल इशू आ गया है, मे बी कोई स्पोर्ट खेलते समय ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये गलत हो रहा है, इन सबको जितने भी इशूज़ हो सकते हैं टेक्निकल इशूज़, उन सब से रिलेटेड इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, उन सबका
का सोल्यूशन निकालना। तो ये इनका सिंपल सा काम होता है। और पोस्ट कंपटीशन की जब कंपटीशन हमारा खत्म हो चुका होता है तो इनका मेन काम होता है कि जितने भी टूर्नामेंट हमारा हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट लिखना कि किस तरीके से हमारी सक्सेस हुई, किस तरीके का हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और फिर जिस भी स्पोर्ट का टूर्नामेंट था उसकी एसोसिएशन हो गई, कोई फेडरेशन है उस स्पोर्ट से रिलेटेड, तो उनके बारे में इस स्पोर्ट की रिपोर्ट को उनको देना कि हमारे इस तरीके का टूर्नामेंट था, इतनी सक्सेस हमें मिली, इस तरीके से हमने इसको पूरा किया था। तो पूरा रिपोर्ट लिखने का इनका पोस्ट कॉम्पिटिशन काम होता है। अब हम आगे बढ़े तो हमारी थर्ड कमेटी आती है फाइनेंस कमेटी। इसका मेनली अगर आपके स्कूल लेवल पे हो रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, तो मेनली जो अकाउंटेंट है वहाँ का उसको इसका हेड बना दिया जाता है। मेनली फाइनेंशियल कमेटी सारे जो फाइनेंशियल इशूज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी काम है तो उसको देखती है। अगर हम प्री कॉम्पिटिशन बात करें तो पूरा बजट बनाना कि कितना हमें खर्चा होगा, कितना हमें पैसों की ज़रूरत होगा, फंड हमें कितना इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ये पूरा लिस्ट बना के बताना। हमारे जो चीफ पेट्रॉन है उनको बताना कि इतना हमारा खर्चा होने वाला है। इसके अलावा जब टूर्नामेंट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तब इनके पास पूरा फंड आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से फंड उन लोगों को देना। और इसके बाद जब कंपटीशन हमारा ख़त्म होगा तो पूरी एक रिपोर्ट बनाना कि हाँ इतना हमने पूरा खर्चा किया, हमारा फंड इतना था, हमने इतना खर्चा कर दिया, उसमें से इतना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ या फिर इतना खर्चा, इतने पैसे हमारे इतने फंड में से बच गए। पूरी ऐसी एक रिपोर्ट बनाना, उसको पूरा सबमिट करना। अगली हमारी फोर्थ कमेटी आती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का प्री कंपटीशन काम होता है सारे देखना कि हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारी अच्छी तो है कि नहीं है, अगर कोई ऑफिशियल को लेके आना तो उनको लेके आना। अगर ड्यूरिंग कंपटीशन बात करें तो इनका मेन काम है सारे स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी लेके आना है उनको लेके आना, जहाँ से भी लेके आना है अगर, या फिर उनको अगर जहाँ पे उनको एकोमोडेशन दिया गया है वहाँ से ग्राउंड में लेके जाना है तो वहाँ तक लेके जाना, वापस छोड़ के आना। पूरा जितना भी इनका लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से वो प्रोवाइड करना। और पोस्ट कॉम्पिटिशन को पूरा लिस्ट बना के बताना कि हमने इस तरीके से यहाँ इनका व्हीकल्स का यूज़ किया गया, ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ा गया इधर उधर, तो पूरा इंश्योर करना कि व्हीकल्स का गलत यूज़ ना किया गया हो। इस तरीके जितना भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम है वो जाता है ट्रांसपोर्ट कमेटी का। इसके अलावा कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ये पूरी कमेटी ऑफिशियल्स के बारे में देखती है। सबसे पहले तो प्री कंपटीशन पूरे ऑफिशियल्स को हायर करना, सबको बुला के लेके आना कि जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली उनकी पूरी लिस्ट बनाना और उन सबको बुलाना, उन सबसे कनेक्ट करना कि मेनली आप हमारे ऑफिशियल बनेंगे। अलग अलग स्पोर्ट के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इनका मेन काम होता है जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको पूरा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, उनको फूड सप्लाई करना, उनको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो सप्लाई करना। और पोस्ट कंपटीशन इनका काम होता है सारे ऑफिशियल्स को पेमेंट करना, उनको थैंक्स का लेटर देना कि आपने हमारे लिए थैंक यू, हमारे लिए अपना काम किया। और ये इस तरीके का पूरा जितना भी ऑफिशियल रिलेटेड काम होता है ऑफिशियल्स से रिलेटेड, वो पूरा इनका इस कमेटी का काम होता है। इसके बाद हमारी सिक्स्थ कमेटी आती है पब्लिसिटी कमेटी। मेनली इसका जो हेड बनाया जाता है इस कमेटी का वो होता है इंग्लिश का टीचर, क्योंकि इनका मेन काम होता है लैंग्वेज से रिलेटेड काम करना, पब्लिसाइज करना किसी भी कंपटीशन को। तो अगर प्री कंपटीशन बात करें तो स्प्रेड करना इस न्यूज़ को कि हमारा टूर्नामेंट होने वाला है, ताकि सारे प्लेयर्स को पता चल जाए, सारे प्लेयर्स ज्वाइन कर सके। कोई ऑफिशियल को बताना है तो उनको इसकी न्यूज़ पड़ जाए। तो बेसिकली टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या फिर जहाँ पे भी पब्लिसिटी करना है, कोई पोस्टर के थ्रू करना है, तो ये पूरी पब्लिसिटी करने का काम होता है इस कमेटी का। इसके बाद जब कंपटीशन चल रहा है तो पूरी रिपोर्ट बनाना कि किस तरीके का हमारा कंपटीशन हो रहा है, कितनी सक्सेस उसको मिल रही है, और पूरी रिपोर्ट मीडिया को देना। अगर कोई मीडिया वाला आया है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। और लास्ट में जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो इनका काम होता है पूरी एक समरी बनाना, पूरी एक रिपोर्ट बनाना कि किस तरीके का हमारा टूर्नामेंट हुआ, कैसे कैसे हुआ, और पूरी एक रिपोर्ट एक या तो मीडिया को सबमिट करना या फिर मीडिया में अगर कहीं न्यूज़पेपर्स में देनी है तो उनको देना। तो इस तरीके का पूरा इनका काम होता है। सेवेंथ हमारी कमेटी है फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी। प्री कंपटीशन जितने भी प्लेयर्स आते जा रहे हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें कि कहाँ पे वो रहेंगे। मे बी वीआईपीज आ सकते हैं, ऑफिशियल्स आ सकते हैं, सबको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना। ड्यूरिंग द कंपटीशन इनका काम होता है जितने भी एथलीट्स हैं रिक्वायर्ड उनको जो भी फूड सप्लीमेंट्स चाहिए वो देना, जितने भी गेस्ट वगैरह को अगर फूड देना है तो वो देना, और अकोमोडेशन उनकी पूरी देखना कि अच्छे से है। और पोस्ट कंपटीशन इनका काम होता है कि जितने भी अकोमोडेशन जहाँ पे लोगों को स्टे दिया गया था कि आप यहाँ पे रहेंगे, एथलीट्स को रखा गया था, वहाँ पे पूरा रिपेयर वर्क करना। इसके अलावा उन सब से पूछना कि अच्छे से आपको फैसिलिटीज़ मिली या नहीं। ये सब बेसिकली पूरा जो अकोमोडेशन और फूड से रिलेटेड काम होता है वो इनका होता है। इसके अलावा 8th कमेटी हमारी आती
आती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये पूरा ग्राउंड को देखती है कि ग्राउंड में कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, कोई मार्किंग्स तो नहीं करना है। बेसिकली किसी भी अलग अलग स्पोर्ट के हिसाब से ग्राउंड को प्रिपेयर करना, पूरा प्री कॉम्पिटिशन इनका काम होता है। और ये किसी भी टूर्नामेंट के कुछ दिन पहले से ही अपने पूरे ग्राउंड को प्रिपेयर करके रख लेते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन फिर से कोई ग्राउंड में अगर कोई रिपेयर वर्क है या फिर कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो पूरा देखना कि कोई भी रिपेयर वर्क हो, कोई भी ऐसा इशू हो कि ग्राउंड से रिलेटेड इशू आ रहा है, इक्विपमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो उसको देखना। और उसके लास्ट में पोस्ट कॉम्पिटिशन पूरे ग्राउंड को वापस से रिपेयर करना, अच्छे से जैसा खेलने लायक सिचुएशन में वापस से पहुंचाना। और इसके साथ साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी उनको वापस से रिटर्न करना, अगर कहीं से मंगाए थे तो, अगर कहीं से जगह पे वापस से रखना। बेसिकली कई बार फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल का अगर मैच चलता है तो नेट टूट जाता है, तो ऐसे अगर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उसकी ज़रूरत है तो नया नेट लगाना, या फिर लास्ट में नेट को अच्छे से निकाल के वापस रखना। तो इस तरीके के जितने भी काम है वो पूरे ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी देखती है। फिर आती है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का प्री टूर्नामेंट काम होता है सारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देना, जितने भी ऑफिशियल्स डॉक्टर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको इन्फॉर्म करके रखना, सारे किट्स को मैनेज करके रखना कि फर्स्ट एड किट सारी रख ली जाए पहले से ही, टूर्नामेंट के पहले से ही। और जितने भी हेल्पर्स वगैरह की ज़रूरत होती है उनको अरेंज करना पहले से ही। इसके अलावा जब कॉम्पिटिशन चल रहा हो तो अगर किसी को इंजरी हो गई हो तो फर्स्ट एड देना, उनको ट्रीटमेंट देना, जितनी भी फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना वो प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहना ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होगा तो सारी जो इनकी फर्स्ट एड वगैरह मंगाए थे, किट्स वगैरह मंगाए थे, वो वापस से रिटर्न करना जहाँ से भी लिए थे। इसके अलावा दो और कमेटी हमारे सामने आती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी और अनाउंसमेंट कमेटी। तो वो भी देख लेते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का पूरा काम होता है जितने भी अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं उनको खरीद के लेके आना, या फिर जहाँ से भी रखे उनको लिस्ट बना लेना और पूरा प्रिपेयर कर लेना कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन जितने भी प्राइज वगैरह उनको डिस्प्ले में रखना कि ये आप अगर कभी टूर्नामेंट में गए हो तो सामने बड़ी सी ट्रॉफी रखी होती है, तो वो इनका काम होता है अच्छे से डिस्प्ले में रखना। और पोस्ट कॉम्पिटिशन इनका काम होता है पूरा अपने जितनी भी प्राइजेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, जितने भी सर्टिफिकेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना। और उसके अलावा जो डेकोरेशन कमेटी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। अब डेकोरेशन कमेटी आप बोलोगे हमने तो लिखा ही नहीं, बात करी ही नहीं, तो बेसिकली ऐसे हज़ारों कमेटी बन सकती है, हज़ारों तो नहीं पर बहुत सारी कमेटीज़ बन सकती हैं, अलग अलग नीड्स के हिसाब से, अलग अलग लेवल्स के हिसाब से, अलग अलग जो भी स्पोर्ट है उसकी अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग। फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल पर टूर्नामेंट हो तो उसकी अलग नीड्स हैं, अगर हायर लेवल पे हो रहा है तो उसकी अलग नीड्स हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी कमेटीज़ हो सकती हैं, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए। इनके सारे भी नहीं, अगर आप 6-7 आप याद कर सकते हो तो वो काफ़ी है। तो ये हमारी पूरी इनके काम होते हैं। उसके अलावा हमारी लास्ट कमेटी जो मैंने लिखी 11th कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, इसका पूरा काम है सबसे पहले तो अरेंजमेंट कर लेना कि पब्लिक को एड्रेस कैसे करेंगे, पूरा जो माइक वाइक है वो सेटअप कर लेना, पूरा अरेंज करके रख लेना। उसके बाद जब कंपटीशन चल रहा है तो जितनी भी अनाउंसमेंट्स करनी है, अगर कोई चीज़ किसी की गुम गई तो उसको अनाउंस करना, किसका अगला मैच होने वाला है उसको अनाउंस करना, सारे प्लेयर्स के नाम अनाउंस करना, किसी को अगर बुलाना है तो उसका नाम अनाउंस करना। बेसिकली सारे जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो इनका करना काम होता है। तो ये पूरा हमारा कमेटी से रिलेटेड बात हो गई कि जितनी भी कमेटीज़ की इंपॉर्टेंट बात करनी थी वो पूरी हमारी हो गई है। अब हम बढ़ेंगे हमारे टूर्नामेंट पे, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है टूर्नामेंट, जिसकी हम बात करें कि इसके पहले क्या क्या करना चाहिए। अब हम आखिरकार आ गए टूर्नामेंट पे कि क्या टूर्नामेंट होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पूरा इसको हम देखेंगे। टूर्नामेंट बेसिकली किसी भी स्पोर्ट में अलग अलग इंडिविजुअल्स का compete करना या फिर टीम्स का compete करना विनर बनने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट करता है, स्किल सेट को प्रमोट करता है, लोगों अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रमोट करता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हम देखेंगे किस टाइप के टूर्नामेंट हो सकते हैं। मेन 3 टाइप के टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, या फिर लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बुलाते हैं, और कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट। ये हमारे कोर्स में इस साल के, तो इसलिए हम मेनली इन्हीं को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। इस साल के कोर्स में हमारे सिर्फ 3 ही टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, या फिर लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बुलाते हैं, और कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट। तो इन सबको हम आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब तक टीम जीतती जाती है वो आगे प्रमोट होती जाती है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स, और फिर विनर बनता है। लेकिन जैसे ही एक टीम हारती है उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो तुरंत एलिमिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल दो प्लेयर्स के मैच चल रहे हैं, 2 टीम्स के प्लेयर्स के, जैसे ही एक बंदा हारा, एक टीम हारी, वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगी, उसके बाद उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें आईपीएल की, आपने सबने आईपीएल देखा होगा शायद। आईपीएल में सारी टीम एक दूसरे के साथ 2 बार सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती हैं। तो यहाँ
यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पे पूरा देख के हम देखते हैं कि कौन आगे जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम नॉकआउट की बात करें तो सीधे जैसे आप एक मैच हारे आप तुरंत एलिमिनेट। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। सबसे पहले तो इकोनॉमिकल टूर्नामेंट होता है, खर्चा कम होता है क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हैं ये टूर्नामेंट। इसके बाद जितने भी अच्छी टीम्स है वही यहाँ पे जीत सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको लगातार सारे मैच जीतने पड़ेंगे अगर यहाँ का आपको विनर बनना है तो यहाँ पे अच्छी टीम एक विनर बनती है। इसके अलावा टाइम कम लगता है, तो इकोनॉमिकल भी होती है और टाइम कम भी होता है। इसके साथ साथ ऑफिशियल्स भी आपको जो चाहिए वो कम लगते हैं। इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वो कम टाइम के लिए लगते हैं। ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो जनता होती है, जो ऑडियंस होती है, उनको भी यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ऑब्वियसली कम टाइम में होता है, ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हैं तो कोई भी बोर नहीं होता। और इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं उनको कम थकान होती है, वो उनको ज़्यादा एकदम प्रेशर नहीं जाता उन पर एकदम से कि आपको बहुत सारे मैच खेलने, फिजिकल प्रेशर नहीं जाता, तो इससे उनको टायर्डनेस कम होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। सबसे पहले तो अच्छी टीम जल्दी भी नॉकआउट हो सकती है, मे बी एक खराब मैच और आप बाहर। इसके अलावा स्किल्ड सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मे बी कोई अच्छा प्लेयर था लेकिन खराब टीम में था या फिर जल्दी उसकी टीम हार गई तो वो एलिमिनेट हो गया। तो आप पूरे अगर कोई आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, आपको उनमें से स्किल्ड प्लेयर्स को लेना है तो ये सबसे अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं है उनमें से स्किल्ड सिलेक्शन करने के लिए। और इसके अलावा प्लेयर्स पे फिजिकल स्ट्रेस कम था क्योंकि कम टाइम खेलना है, आपको कम मैचेस खेलना है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक भी मैच आप हारे और सीधे आप बाहर, तो आप कोई भी मैच हल्के में यहाँ पे नहीं खेल सकते। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हमारा आता है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, सारी टीम एक दूसरे के साथ खेलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमने देखा कि नॉकआउट में भी फर्स्ट सेकंड टीम ने खेला, एक टीम नॉकआउट हो गई, वो बाकी टीम के साथ खेल ही नहीं पाई। लेकिन लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम को बाकी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे मेनली क्या होता है। सब टीम के साथ आपने खेल लिया, या तो आप एक बार खेल सकते हो या फिर दो बार खेल सकते हो कि एक टीम बाकी दूसरी टीम के साथ दो बार खेलेगी, यानी कि हर एक टीम एक दूसरे के साथ दो बार खेलेगी। तो एक को बोलते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरे को बोलते हैं डबल लीग टूर्नामेंट। इसके हम फॉर्मूले आगे देखेंगे जब हम फिक्सचर्स की बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि सब टीम को बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मे बी आप पहला हार गया, दूसरा हार गया, तीसरा हार गया, लेकिन फिर भी आपने पूरा कमबैक कर लिया क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी मिली। आपको स्ट्रेस स्टार्टिंग में आया लेकिन आपने मैनेज करना सीख लिया, आपने अपना अच्छे से परफॉर्मेंस जो था आप वहाँ पर दिखा सकते हो। इसके अलावा जो विनर बनता है वो एक्चुअल विनर होता है क्योंकि वो बहुत सारे मैचेस खेल के बनता है। इसके अलावा जो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा निखर के आता है क्योंकि उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं। इसके बाद स्किल्ड सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आपको स्किल्ड सिलेक्शन करना है कुछ बच्चों में से, तो सबसे अच्छा टूर्नामेंट अगर कह सकते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे और कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं होती एंड तक, सारी टीम इक्वल मैचेस खेलती हैं। फिर जितने भी आप टीम्स हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हो। मे बी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एलिमिनेशन में तो कुछ अच्छी टीम बाहर तुरंत ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट निकल के आता है कि फर्स्ट टीम के 50 पॉइंट, लास्ट टीम के 20 पॉइंट, सेकेंड टीम के 30, थर्ड टीम के इतने। तो इस तरीके से आप पूरी रैंकिंग आपको मिल जाती है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा चैलेंज मिलता है हर एक टीम को क्योंकि सबके साथ खेलने का मौका मिलता है। तो ये टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हम देखेंगे। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि लंबा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लेयर्स का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजर्स का भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। इसके अलावा स्पेक्टेटर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि लंबे टूर्नामेंट खींचते हैं तो बहुत सारा इतना स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट इसमें नहीं आ पाता। इसके अलावा जो वीक टीम है वो डिमोरलाइज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूर्नामेंट होते, ज़्यादा मैचेस होते हैं और सभी टीम को खेलना ही है। तो एक तरफ जो वीक टीम थी नॉकआउट में पहले एक मैच खेल के बाहर क्योंकि हम हार गए, लेकिन यहाँ पे आप अगर वीक टीम हो 10 मैच है तो 10 के 10 आप हारोगे, तो इसलिए डिमोरलाइज हो सकती है कुछ टीम्स। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, ऑफिशियल्स को हायर करना पड़ता है, लंबे टाइम के लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसमें भी फॉर एग्जांपल अपन ने अभी के लिए अज्यूम कर लिया 4 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप्स के जो विनर आते हैं वो फिर से एक टूर्नामेंट खेलते हैं जहाँ से विनर आता है। तो ये 2 टाइप के टूर्नामेंट, यहाँ पे एक ही टूर्नामेंट के अंदर 2 टूर्नामेंट जैसे होते हैं जहाँ से असली विनर निकल के आता है। इसके बारे में आपको अभी शायद अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन सामने आगे जब हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, फिक्सचर्स के बारे में, इसके कैसे एक्चुअली में इनको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके भी 4 टाइप्स हो सकते हैं, नॉकआउट, कम नॉकआउट यानी कि नॉकआउट, और फिर दूसरा जो टूर्नामेंट, सब मैं 2 टूर्नामेंट की बात करूँ तो
तो पहले भी नॉकआउट, दूसरे भी नॉकआउट, फिर नॉकआउट कम लीग, पहले नॉकआउट फिर लीग, फिर लीग कम लीग यानी कि लीग फिर लीग और फिर लीग कम नॉकआउट, लीग स्टार्टिंग में और फिर नॉकआउट। इस तरीके के 4 हो सकते हैं। आगे हम और अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, दिस इज अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अच्छे खासे बेसिकली इसके जो एडवांटेजेस हैं ये भी बहुत कुछ, दोनों के ही पॉजिटिव्स और दोनों के ही नेगेटिव्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे एलिमिनेशन के, अगर हम लीग कम नॉकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, लेकिन नॉकआउट कम लीग कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है। तो इसके एक ही चीज़, इसका एडवांटेज भी हो सकती है, डिसएडवांटेज भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे भी डिजर्विंग टीम जीतती है। फिर ये भी पॉपुलर, ये इसकी यहाँ स्पेशलिटी होती है कि गेम को पॉपुलराइज करने में भी हेल्प करता है। मे बी नॉकआउट कम नॉकआउट है तो पूरा एक लंबा टूर्नामेंट है जहाँ पे रोमांच बना हुआ है पूरे दर्शकों का। इसके अलावा स्पेक्टेटर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके जो हमारे नेगेटिव्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर है। दोनों हमारे नॉकआउट और लीग दोनों से उठ के कुछ एडवांटेजेस से जाते हैं, दोनों के उठ के कुछ यहाँ पे नेगेटिव से जाते हैं, क्योंकि दोनों का ये कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ के अगर हम नॉकआउट कम लीग करा रहे हैं या फिर नॉकआउट कम नॉकआउट करा रहे हैं तो कुछ टीम्स स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो सकती हैं। अगर ये वाला टूर्नामेंट आपको करवाना है तो ये लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 टाइप के यहाँ पे सब 2 टूर्नामेंट हमें एक छोटे से टूर्नामेंट करवाने पड़ते हैं एक टूर्नामेंट के अंदर। तो ये लंबे टाइम तक चलता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए अरेंजमेंट्स ज़्यादा करवाने पड़ते हैं। तो इन्हीं को आपको, अगर आपको क्वेश्चन देखने को आया तो इस तरीके की आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है बेसिकली इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ज़्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अब यहाँ का जो इस चैप्टर का मेन जो ट्रिकी पार्ट है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो पूरा थ्योरी था, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फिक्सचर्स वगैरह बनाने, इन सब के बारे में। तो सीधा हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फिक्सचर्स बनाना, यानी कि सिंपल कि कोई एक टीम दूसरी टीम से किस तरीके से टूर्नामेंट में फाइट करेगी, कौन सी टीम किससे मैच करेगी, कब मैच करेगी, इस तरीके को पूरा फॉर्म करना, पूरा इसको बोलते हैं फिक्सचर कराना। यानी कि आप जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आईपीएल की अगर हम बात करें तो आपको पहले से फिक्सचर्स निकल के आ जाते हैं कि सबसे पहला मैच इन 2 टीम का है, दूसरा मैच इन 2 टीम का है, फिर इन 2 टीम का है। उसके बाद ये पूरा बनता जाता है जैसे जैसे टीम्स क्वालिफाई करती जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फिक्सचर। इसको टाई, फिक्सचर या हीट बुलाया जाता है अलग अलग टूर्नामेंट, अलग अलग स्पोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल एथलेटिक्स और स्विमिंग में हीट वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं, टेनिस में, बैडमिंटन में टाई या फिक्सचर वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेनली फिक्सचर्स ही हम कॉमनली इसको फिक्सचर बुलाते हैं। अब हमारे पास आते हैं 2 सब टॉपिक, बायस और सीडिंग। सब टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को फिक्सचर्स बनाने में है, इनको यूज़ किया जाता है, बाय को भी और सीडिंग को भी। तो इसको हम पूरा समझ लेते हैं। बाय क्या होता है, बेसिकली कुछ टीम्स को प्रिविलेज मिल जाता है कि आपको फर्स्ट राउंड नहीं खेलना है, आपको बाय मिल गया, आप सीधे अगले राउंड में खेलोगे। तो इससे क्या होता है, एक जो फिक्सचर हम बना रहे हैं, फिक्सचर की हम बात करेंगे कौन किसको खेलेगा, उसको प्रॉपरली बनाने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल नॉकआउट टूर्नामेंट हम बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 टीम्स हैं। तो 7 टीम्स में से कोई एक टीम तो ऐसी बचेगी जिसके पास खेलने के लिए कोई भी नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास, तो उसको बाय दिया जाता है। इस तरीके से बाय दिया जाता है। इसको हम पूरा आगे समझेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये नॉकआउट टूर्नामेंट में यूज़ किया जाता है बाय, जहाँ पे कुछ टीम्स को फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना पड़ता और सीधे सेकेंड राउंड में खेलने मिलता है। तो ये होता है बाय। अब आता है हमारा सीडिंग। सीडिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रॉन्ग टीम है जो पिछले टूर्नामेंट में जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रखा है, तो अब आप उसको इनवाइट किया आपने और नॉकआउट टूर्नामेंट आप करा रहे हो। आपके पास 4 ऐसी टीमें जो बहुत अच्छा खेलती हैं, आपको पता है, तो आप नहीं चाहोगे कि ये एलिमिनेट हो जाए स्टार्टिंग में। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो अगर आईपीएल से हम एग्जाम्पल लें, आरसीबी, एमआई और चेन्नई सुपर किंग, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कुछ टीम्स हैं। अगर हम इनका नॉकआउट टूर्नामेंट कराएं सारे आईपीएल टीम्स का, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस और आरसीबी स्टार्टिंग फेजेस में एलिमिनेट हो जाए। हम चाहेंगे कि क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में हमें इनका मैच देखने को मिले। इस सिचुएशन को होने से बचाने के लिए, यानी कि अच्छी टीम्स को स्टार्टिंग में एलिमिनेट होने से बचाने के लिए हम इनको सीडिंग कर देते हैं, इनके साथ हमें सीडिंग कर देते हैं। बेसिकली इनको फिक्सचर में उस जगह पर रख देते हैं जहाँ पे इनके एक साथ मैच एक दूसरे के साथ नहीं होंगे और इनको सीधे आगे वाले क्वार्टर फाइनल वगैरह में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जो अच्छी टीम्स है वो स्टार्टिंग में वीक टीम्स के अगेंस्ट खेलती है, तो इनको स्टार्टिंग में एलिमिनेट नहीं होना पड़ता। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक अच्छा नॉकआउट फिक्सचर बनाने के लिए।
तो अब हम सीधे इसको, अगर आपको टर्म समझ में नहीं आया, आगे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब अपन नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर को पढ़ने के लिए सीधा आ गए व्हाइट बोर्ड पर, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अपन नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर देखें, उसके पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो पूरे आगे भी कंटिन्यू होगा, तो आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स ये आपको गिवन आएगा कि जिसके लिए आपको फिक्सचर बनाना पड़ेगा। उसका शॉर्ट फॉर्म है, अपन लिख सकते हैं एन। आपको एक बार फुल फॉर्म लिखना है, एक बार ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद आप एन यूज कर सकते हो। वो अपन को गिवन है 9 टीम के लिए अपन को फिक्सचर बनाना है। इसके बाद अपन का सेकंड स्टेप आता है कि अपन ये देखेंगे वहां पे अपन को 22 प्लेस करना है या नहीं। अगर एन टोटल नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर में है, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 या फिर कोई भी 2 की पावर में, तो आपको कोई भी बाय वहां पे नहीं देना है फिक्सचर में। इसके बाद अगर हमें 2 की पावर में नहीं है वो, इसके अलावा किसी भी ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, तो हम 22 कैसे निकालेंगे? 2 raised to the next highest power माइनस n, यानी कि n अगर अपन को है 5, तो अपन 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर देखेंगे, यानी कि 2, 4, 8 5 से नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है 8 माइनस n, यानी कि 8 माइनस नंबर ऑफ टीम्स जो हमारे पास है। अगर 5 है तो 8 माइनस 5, तो हमारे पास 3 बाइज होंगे इसमें। ऐसे ही अगर अपने पास 9 टीम्स है तो 9 के बाद हमारी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर होगी 16। 8 छोटा होता है तो 2, 4, 8, 16 हमारी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है, तो हमारे बाइज होंगे पूरे 7। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि कितने बाय हमें प्लेस करना है। तो अगर अपन इसको देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये जो हमारा 4 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4, ये हमारे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, कि जब हम फिक्सचर बनाएंगे तो वहाँ पे कितने राउंड्स आएंगे। ये जब अपन फिक्सचर देखेंगे तो राउंड अपना पूरा क्लियर हो जाएगा कि राउंड क्या होता है, मैचेस क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑड नंबर ऑफ टीम्स जब हमारे पास होंगी, यानी कि 5, 7 ऐसी ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी, तो हम अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितनी टीम रखेंगे। अब अपर हाफ लोअर हाफ क्या होता है, जब अपन टीम्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अपन फिक्सचर बना रहे हैं, तो अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये होता है अपर हाफ, ये होता है लोअर हाफ। इसको अपन अपर हाफ लोअर हाफ बोलते हैं। अब किस तरीके से डिवाइड करना, ऊपर कितनी टीम्स होंगी, नीचे कितनी टीम्स होंगी, ये अपन पूरा देखते हैं इस फॉर्मूले से। ऑड नंबर ऑफ टीम्स में अपर हाफ की टीम कितनी होगी, n, यानी कि नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर ऑफ टीम्स में ऊपर एक टीम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और लोअर हाफ में होंगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9 टीम्स हैं तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर एक टीम एक्स्ट्रा डाल जाएगी यानी कि 5, और नीचे एक टीम कम डालेगी यानी कि 4। 5 प्लस 4 9। इस तरीके से हम पूरा निकालते हैं अपर हाफ में कितनी टीम होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम होगी। इसके बाद अगर अपन को इवन नंबर ऑफ टीम्स है, यानी कि 8 है, 10 है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आधी टीम्स ऊपर आधी टीम्स नीचे। यहाँ पे अपर हाफ में और लोअर हाफ में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टीम्स होंगी। तो इतना पूरा हमारा यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं 22 के ऊपर, और ये हमारे सामने आता है हमारा आखिरी फॉर्मूला बाय अपर हाफ में कितने रहेंगे, लोअर हाफ में कितने रहेंगे, ये निकालने के लिए। तो इसके पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी रहेंगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे दोनों के लिए उल्टा हो जाएगा। बाय में अपन रखेंगे ऊपर एक कम बाय रखेंगे, नीचे एक एक्स्ट्रा बाय रखेंगे। तो ऊपर के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। हमने देखा था बाय आए थे हमारे 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। और लोअर हाफ के लिए एक एक्स्ट्रा बाय लोअर हाफ में जाता है, बाय प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर आएगा 4। 7 आपको याद होगा अपन ने कैसे निकाला था, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर माइनस n। तो इस तरीके से हमारे सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। अब हम सीधे देखेंगे फिक्सचर कि फिक्सचर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने का तरीका। अभी हमने 9 टीम्स के बारे में बात करी थी, तो फिर से अपन ने नंबर ऑफ टीम्स ले लिया है 9। ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा आपको कितनी टीम्स के लिए बनाना है। तो सीधे अपन देखेंगे यहाँ पे 9 टीम्स के लिए फिक्सचर हम कैसे बनाएंगे। अपन ने पूरे फॉर्मूले देखे, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आंसर शीट में पूरे इस तरीके से फॉर्मूले वहां पे लिखने पड़ेंगे। बाय का फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर माइनस n इज इक्वल टू अपना आया 7। ये आपको पूरा वहां पे फॉर्मूला लिखना है। ये जो पावर आई है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स। मैचेस का फॉर्मूला हमें याद है n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये आपको वहां पे पूरा लिखना है। उसके बाद आप UH का फॉर्मूला लगाओगे, LH का फॉर्मूला लगाओगे कि अपर हाउस में और लोअर हाउस में कितनी टीम्स होंगी। तो अपर हाउस में 5, लोअर हाउस में 4, और 22 इन अपर हाउस की अपर हाउस में कितने होंगे, लोअर हाउस में कितने होंगे, ये आप फॉर्मूला लगा के पूरा निकालोगे। यहाँ पे मैंने सीधे आंसर लिख दिया है। अब अपन देखते हैं कि फिक्सचर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 9 टीम्स का हमें फिक्सचर बनाना है, तो हम 1 2 3 4 से 9 तक पूरा लिख लेंगे। अपर हाफ में 5 टीम्स है, तो इसके बाद अपन लाइन खींच देंगे, लोअर हाफ में 4 टीम्स। यहाँ पे आप लिखोगे अपर हाफ, यहाँ पे लिखोगे लोअर हाफ।
इसके बाद अपन देखना चालू करेंगे, बाय प्लेस करना चालू करेंगे। हमें 7 बाय प्लेस करना है, अपर हाफ में 3, लोअर हाफ में 4। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया। अब बाय प्लेस करने का एक पूरा पर्टिकुलर मेथड होता है जिससे आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहला जो बाय आएगा वो लोअर हाफ के सबसे नीचे वाली जो टीम होगी उसको मिलेगा, बाय नंबर 1। सेकंड बाय जो होगा वो टॉप अपर हाफ के टॉप टीम को मिलेगा, बाय नंबर 2। सबसे पहले नीचे फिर ऊपर, फिर जो लोअर हाफ है उसके टॉप टीम जो है उसको बाय नंबर 3 दिया जाएगा, बाय नंबर 3। और जो बाय नंबर 4 होगा वो अपर हाफ की लोएस्ट टीम को मिलेगा, बाय नंबर 4। ये फॉर्मूला आपको हर जगह हमेशा प्लेस करना है जब भी आप बाय लगाओगे। सबसे नीचे, फिर अपर हाफ के सबसे ऊपर, फिर लोअर हाफ के सबसे ऊपर और फिर अपर हाफ के सबसे नीचे। नीचे ऊपर ऊपर नीचे, नीचे ऊपर ऊपर नीचे। अब इसके बाद अपन को 7 बाय प्लेस करना है, अपन ने 4 प्लेस किया। अब इसी को रिपीट करते जाएंगे, सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर सबसे नीचे। इस तरीके से हमारे पूरे 7 बाय हो गए। तो इस तरीके से अगर आपको जितने भी कभी भी बाय प्लेस करना हो आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, नीचे वाले के सबसे ऊपर, ऊपर वाले के सबसे नीचे। इसके आगे आप इसी को रिपीट करते जाओगे। अब अपन देखते हैं, ये टीम को बाय मिल गया, यानी कि ये टीम को फर्स्ट राउंड में, जो हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है राउंड नंबर 1, इसमें मैच नहीं खेलना है। सेकंड टीम को भी मिल गया, थर्ड टीम और फोर्थ टीम को नहीं मिला, तो इन दोनों का मैच होगा। इसके बाद 5th 6th बाकी सारी टीम को बाय मिल गया है। तो जितनी टीम को बाय मिला है वो आगे आ जाएंगी सीधे, 1 2, इसको भी मिल गया 5 6 7 8 और 9। ये जो हमारी टीम, 2 टीम का मैच होगा फर्स्ट राउंड में, उनमें से किसी एक टीम को आप विनर बना के आगे लेके आओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 4 के मैच में 3 जीत गई, तो अब इतनी टीम हमारे पास राउंड नंबर 2 में आ गई है। और राउंड नंबर 2 में इन सबका आपस में मैच होगा, फर्स्ट टीम का सेकंड से, थर्ड टीम का 5th से, 6th का 7th से, 8th का 9th से। इनमें ये राउंड नंबर 2 हमारा होगा। इनमें भी कोई एक टीम आप जिता सकते हो। यहाँ पे 1 जीत गई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। अब ये 4 टीम बची है, ये हमारा सेमीफाइनल चल रहा है, राउंड नंबर 3 यहाँ पे होगा इनके बीच में। तो इनका अपन ने मैच कराया, इनके मैच में कोई एक टीम जीत के आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 जीत गई, यहाँ पे 8 जीत गई। अब ये हमारा फाइनल, जब 2 टीम बचेगी तो ये हमारा है फाइनल। इनके बीच में जब मैच होगा राउंड नंबर 4, ये हमने हमारे फॉर्मूले से देखा था कि जो हमारी पावर आई थी वो थी 4। तो हमारे 1 2 3 4 राउंड हो चुके हैं और यहाँ पे कोई एक टीम जीतेगी जो कि होगी विनर। ये है हमारी टीम विनर। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, राउंड भी आपको लिखते जाना है, फाइनल लास्ट में विनर भी लिखना है। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये फाइनल था, ये सेमीफाइनल था। ये इस तरीके से हमारा पूरा यहाँ पे फिक्सचर बनेगा। अगर अपन मैच भी देखें यहाँ पे कितने होते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में हुआ मैच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारा जो फॉर्मूला था 8, तो ये हम पूरा चेक भी कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पूरे 8 मैचेस हुए हैं। अब इसके बाद अपन सीधे देखते हैं, अगर अपन को कभी इवन नंबर टीम आई तो हम कैसे इसका फिक्सचर बनाएंगे। अब हम देखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाया जब हमारे पास 8 टीम्स हैं। 8 टीम्स के लिए हमने पहले एक फॉर्मूला देखा था कि जब भी नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर में होंगी, यानी कि 2 4 8 16 32 2 की पावर में होंगी, तब हमें बाइस देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें बाय देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपर हाफ लोअर हाफ में हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला यहाँ इवन टीम्स के लिए होता है n डिवाइडेड बाय 2। तो अपर हाफ लोअर हाफ दोनों में सेम नंबर ऑफ टीम्स होंगी 4 4। मैचेस हमारे होंगे n-1 7 और राउंड हमारे होंगे 3। तो सीधे देख लेते हैं, ये सबसे सिंपल नॉकआउट फिक्सचर होता है। हमने सीधे लिखा 4 4 अपर हाफ में 4 टीम, लोअर हाफ में 4 टीम, हमने यूएच एलएच लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हमें डायरेक्ट मैचेस कराना है कि कोई भी बाय देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले डायरेक्ट इनकी मैचिंग करा दी। ये हो गया हमारा राउंड 1। यहाँ पे हमने कोई भी इनको विनर निकाल दिया। फॉर एग्जांपल 1 3 5 और 8 नंबर टीम्स जीत गई। यहाँ पे अब इनके हमारे मैच कराएंगे सिंपल, डायरेक्ट इनकी मैचिंग कराई, कोई भी एक विनर निकल गया। ये हमारा हो गया राउंड नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास विनर निकल के आए 3 और 8। 3 और 8 का हमने मैच कराया। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया राउंड नंबर 3 और यहाँ पे हमारे पास विनर निकल के आया एक टीम जो कि हो गई विनर। ये सिंपल सा सबसे इजी नॉकआउट फिक्सचर अगर अपन देखें तो 2 की पावर वाली कोई भी टीम आएगी तो सबसे इजी हमारे पास फिक्सचर बना के देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कभी आपके पास इवन टीम्स आती है जो कि 2 की पावर में नहीं है, तो आपको सेम फॉर्मूले लगाने, वहां पे आपको बाय लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आप सिंपल अपना बाय का फॉर्मूला लगाओगे, जितने भी बाय होंगे बाय के हिसाब से प्लेस करना चालू कर दोगे। उस तरीके से आपका ईजिली वो हो जाएगा। अब अपन सीधे देखते हैं हमारे सीडिंग वाले मेथड को कि सीडिंग अगर करने को आया तो आपको इनको सीडिंग कैसे देनी है।
तो अब अपन देखेंगे सीडिंग, कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि सीडिंग दो तो आप कैसे वहाँ पे दोगे। जनरली आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपको 4 टीम को सीड करना है नॉकआउट टूर्नामेंट में। अगर नहीं बताया गया है तो सिंपल हम जो 2n लेते हैं वो निकालने के लिए, बाय निकालने के लिए, जो कि हमारा नंबर ऑफ राउंड्स भी होता है, हम उसी को उतनी ही नंबर की हम सीड दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 4 राउंड्स आए तो हम 4 सीड यहाँ पे देंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बाय और सीड में कंफ्यूजन होता है। बाय एकदम रैंडमली टीम्स को दिया जाता है एक लॉटरी निकाल के, लेकिन सीडिंग में अलग किया जाता है। सीडिंग में क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से उनको एक दूसरे से अलग रखा जाता है ताकि फर्स्ट राउंड में उनका कहीं पे भी मैचअप ना हो। तो इसको अपन पूरा देखेंगे। हमारा जो बाय का सिस्टम है उसमें हम कैसे देते हैं, सबसे नीचे, फिर सबसे टॉप पे, फिर नीचे वाले हाफ के टॉप पे और फिर ऊपर वाले हाफ के बॉटम पे। तो ये हमारा बाय का सिस्टम होता है। मैंने यहाँ पे बाय पहले से बना रखा है क्योंकि हम इसके बारे में पूरा पहले से पढ़ चुके हैं। अब अपन सिर्फ यहाँ पे देखेंगे सीडिंग। सीडिंग हल्का सा अलग होता है। सबसे पहले अपन जो सीडिंग देते हैं वो टॉप टीम को देते हैं, जो अपर हाफ की टॉप टीम। अगला सीड हम देते हैं लोअर हाफ की बॉटम टीम। थर्ड टीम सीड हम देते हैं लोअर हाफ की टॉप टीम, और फोर्थ सीड हम देते हैं टॉप हाफ की अपर हाफ की बॉटम टीम। तो टॉप बॉटम, बॉटम का टॉप, टॉप का बॉटम। सिंपल ये हमारा एक प्रोसीजर चलता है सीड देने का। इस मेथड में हम टॉप में देंगे, फिर नीचे देंगे, फिर यहाँ पे ऊपर देंगे, फिर यहाँ पे नीचे देंगे। इस तरीके से हम पूरा सीड देते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं क्या होगा, हमारी जो सीडेड वाली टीम्स है वो एक दूसरे से मैचअप नहीं होगा उनका। यहाँ पे इसको बाय मिल गया है, इसको बाय मिल गया है, इसका मैचअप होगा, इसको बाय मिल गया। तो ये हमारी जो सारी टीम्स है यहाँ पे भी सेम देखने को मिलेगा, इसको बाय है, सबको यहाँ पे बाय मिल गया है। तो इनका किसी का भी फर्स्ट राउंड में मैच नहीं हुआ। इसके बाद सीधे यहाँ पे इसका सेकंड मैच होगा, और इधर पे भी आप देखोगे कि जो हमारी सीडेड टीम्स है उनका आपस में मैच नहीं हुआ। तो ये जो 4 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है जिनने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, ये स्टार्टिंग के जो मैचेस होंगे, स्टार्टिंग के जो राउंड्स होंगे उसमें एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगी। तो इससे जो हमारा नॉकआउट का टूर्नामेंट का फिक्चर है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये है हमारा पूरा सीडिंग। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक और बात, ये जो आपको सीडिंग का मेथड दिया हुआ है किस ऑर्डर में देना है, ये आपको हर वेबसाइट पर अलग अलग मिलेगा, हर जगह सोर्स पर अलग दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कैंडिडेट बुक को यूज़ कर रहा हूँ। कैंडिडेट बुक एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बुक है, मैंने भी उसी को पढ़ा था जब हमारे बोर्ड था। तो आप उसको इसलिए उसके बेसिस पे हमने इसको पूरा बनाया। उसमें ऐसे ही दिया है कि इस तरीके से इस ऑर्डर में हमें देना है। तो इस तरीके से आप पूरा सीडिंग वहाँ पे कर सकते हो। और यहीं पे आपको एक बात और बता दूँ, सपोज यहाँ पे ये हमारी जो टीम है इसको बाय नहीं मिला, लेकिन हम सीड फिर भी इसी टीम को देंगे क्योंकि सीड का और बाय का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीडेड टीम मैच नहीं खेल सकती, बस सीडेड टीम का दूसरी किसी सीडेड टीम के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा सीडिंग का रूल होता है। अब हम आते हैं लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के फिक्सचर पे। लेकिन फिक्सचर पे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के बारे में कुछ डिटेल समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि यहाँ पे कोई भी टीम कम या ज़्यादा मैच नहीं खेलती, सबको एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना होता है। तो यहाँ पे हर एक टीम को जीतने पे 2 पॉइंट दिए जाते हैं, लॉस पे 0 पॉइंट मिलता है, और ड्रॉ होने पे दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दिया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट्स के बेसिस पे या फिर मैच प्लेड के बेसिस पे 2 तरीके होते हैं हमारे सामने, जिसके बेसिस पे कोई भी टीम को विनर या फिर लूजर या फिर उसके पॉइंट्स बताए जाते हैं। सबसे पहले आता है ब्रिटिश लीग मेथड। यहाँ पे किसी भी टीम के कितने पॉइंट्स ऑब्टेन्ड है उनके विन लॉस के बेसिस पे, ड्रॉ के बेसिस पे, डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स, की टोटल पॉइंट्स कितने थे, मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल अगर टोटल पॉइंट्स थे 10 लेकिन टीम को मिले 5 पॉइंट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और जितना परसेंटेज आएगा उस बेसिस पे किसी भी टीम की रैंकिंग बनेगी। उसके बाद अगला हमारा मेथड आता है अमेरिकन लीग मेथड। यहाँ पे पॉइंट्स की जगह मैचेस 1 और मैचेस वन को मैचेस प्लेड से डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, और इसके बेसिस पे जो परसेंटेज बनता है उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। और ये जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है ये या तो सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है या फिर डबल लीग टूर्नामेंट होता है। यानी कि सिंगल लीग में क्या होता है, हर एक टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेलती है, और डबल लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम एक दूसरे के साथ 2 मैचेस खेलती है। फॉर एग्जांपल अगर 5 टीम है तो सिंगल टीम में हर एक टीम एक दूसरे के साथ 1-1 मैच खेलेगी, और डबल लीग मेथड में हर एक टीम एक दूसरे के साथ 2-2 मैच खेलेगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है। अब हम देखते हैं इसके फिक्सचर कैसे कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम 2 मेथड देखेंगे, एक साइक्लिक मेथड और दूसरा स्टेयरकेस मेथड। तो चलिए उनको दोनों को देखते हैं एक करके। अब हम देखेंगे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में फिक्सचर बनाने का तरीका। सबसे पहले हमारे पास 2 फॉर्मूलेज आते हैं। सबसे फॉर्मूला नंबर 1 मैचेस निकालेगा कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। सिंगल लीग टूर्नामेंट में n मल्टीप्लाइड बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2, n यानी कि नंबर ऑफ टीम्स,
और डबल लीग टूर्नामेंट जो कि मोस्टली सिंगल लीग टूर्नामेंट ही आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन डबल लीग के टूर्नामेंट का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाय n-1, बेसिकली 2 नीचे से हट जाता है। इसके बाद राउंड कितने राउंड हम कितने कराने पड़ेंगे, इवन टीम्स जब होंगी तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टीम्स -1, और जब ऑड टीम्स होंगी तो जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उतने हमें राउंड्स कराने होंगे। अब हम सीधे देख लेते हैं साइक्लिक टूर्नामेंट का फिक्सचर अगर हमें बनाना है और हमें गिवन है कि नंबर ऑफ टीम्स है 4, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे हमारे मैचेस का फॉर्मूला। सिंगल लीग टूर्नामेंट में n मल्टीप्लाइड बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें n गिवन है 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4-1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस आ गए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स की। राउंड्स हमें कितने कराना है। राउंड्स का फॉर्मूला है हमारे पास जब है इवन नंबर ऑफ टीम्स तो n-1, तो राउंड्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे n-1 यानी कि n है हमारा 4 इज इक्वल टू 3, तो हमें 3 राउंड्स कराना है। तो सीधे हम इसका फिक्सचर देखते हैं। तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, मैचेस है हमारे पास 6 और राउंड है हमारे पास 3। तो अब अपन सीधे इसको करते हैं। सबसे पहले होगा राउंड नंबर 1। यहाँ पे हम साइक्लिक टूर्नामेंट में क्या करते हैं, एक टीम को फिक्स कर देते हैं। तो आप क्या करिएगा, नंबर 1 जो टीम है उसको आप फिक्स कर दोगे, उसके बाद बाकी टीम के अपन को फिक्सचर बनाना है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें एक साइकिल पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अपन नीचे लिखेंगे जो सेकंड टीम है नंबर 2, इसके बाद हमारे 2 टीम बची 3 और 4। तो हमें नंबर ऑफ टीम्स को इवन रखना पड़ता है, यानी कि 2 बार हम बनाएंगे, इधर पे भी इवन, जितनी टीम इधर होंगी उतनी टीम इधर होंगी। तो 3 और 4, यहाँ पे 2 टीम, यहाँ पे भी 2 टीम। अब इनके हमारे मैच होंगे। इसके बाद राउंड नंबर 2 में फिर से जो हमारी टीम नंबर 1 है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। बाकी जो टीम है वो एक कदम साइकिल घूम जाएगी उसकी। फॉर एग्जांपल ये 4 जब वो यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 2 लेफ्ट में चले जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा। ये हो गया हमारा राउंड नंबर 2। और इसके बाद हमें 3 राउंड बनाए थे। राउंड नंबर 3, 1 फिर से वहीं पे फिक्स रहेगा, फिर से 3 नीचे चले जाएगा, 4 लेफ्ट में, 2 ऊपर। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। और ये जो सामने टीम है यहाँ पे 1 का 4 से मैच हुआ, 2 का 3 से, यहाँ का 1 का 3 से, 4 का 2 से, 1 का 2 से, 3 का 4 से। इस तरीके से जैसे जितने हमारे राउंड निकले थे फॉर्मूले से उतने हुए, हमें यहाँ पे रुक जाना। ये हमारी पूरी साइक्लिक फिक्सचर हमारा प्रिपेयर हो गया है। सिंपल सा मैचेस अगर अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा पूरा चेक हो गया। इस तरीके से हमें पूरा फिक्सचर बनाना है। अब अपन एक बार देखेंगे जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो हम वहाँ पे कैसे करते हैं। अब सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टीम जो है वो है 5, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे मैचेस का। पूरा फॉर्मूला लगा के अपने मैचेस आ गए 10। राउंड का फॉर्मूला होता है ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो हमारे टोटल राउंड्स होंगे जितनी नंबर ऑफ टीम्स होंगी, यानी कि 5। तो ये हमारा राउंड्स का फॉर्मूला होता है ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए। तो अपन सीधे उसको करके देखते हैं। राउंड नंबर 1 में पहले अपन क्या करते थे, इवन टीम्स में एक टीम को यहाँ पे फिक्स कर देते थे, टीम नंबर 1 को। लेकिन अब 5 टीम में अपन अगर अपन 2 बार बनाएंगे तो इक्वल तो हो नहीं पाएगा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना होता है, एक बाय को यहाँ पे फिक्स कर देना होता है, और उसके बाद हमें वही 2 लाइन जो हम बनाते थे वैसे बनाना होता है। तो ऑब्वियसली अब बाय हमने लगा दिया, 6 हो गया हमारे पास, 3 इधर 3 इधर, 1 2 3 4 5। ये हो गई हमारी पूरी 5 टीम्स। यहाँ पे 5th टीम को कोई मैच नहीं खेलना है, 4th का फर्स्ट से मैच होगा, 3rd का सेकंड से मैच होगा। राउंड 2 में बाय फिर से यहीं पे फिक्स रहेगा जैसे पहले था, और बाकी टीम एक बार साइकिल में घूम जाएंगी। 5 नीचे जाएगा, 1 नीचे चले जाएगा, 2 लेफ्ट में, 3 ऊपर, 4 इधर, इनके मैच होंगे। इसके बाद राउंड नंबर 3 में हमारे पास पूरा 5 राउंड्स है। बाय फिर से स्टेशन रहेगा, 5 नीचे, 1 इधर, पूरी एक साइकिल हमारी रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 1 2 3। राउंड नंबर 4 में बाय फिर से स्टेशन रहेगा, 3 इधर चले जाएगा, 3 4 5 1 2। और राउंड नंबर 5 में बाय फिर से स्टेशन रहेगा जैसे पहले था, 2 नीचे चले जाएगा, 2 3 4 लेफ्ट में, 5 और 1। इस तरीके से हमारा जैसे राउंड नंबर 5 जो कि हमारा फॉर्मूले के हिसाब से खत्म होगा, ये हमारा पूरा यहाँ पे साइकिल की जो फिक्सचर है ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए ये हमारा बन जाएगा। अब अपन यहाँ पे मैं डबल वो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जब भी डबल होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला हल्का सा चेंज होगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। इन शॉर्ट इसको हमें एक बार रिपीट कर देना, जो ये साइकिल है इसको एक बार फिर से बना देना है, तो वो हमारा डबल राउंड रॉबिन हो जाएगा। तो अब अपन सीधे देखेंगे स्टेयरकेस मेथड।
तो अब अपन देखेंगे स्टेयरकेस मेथड में हम कैसे फिक्सचर बनाते हैं। यहाँ पे ये बहुत इजी एक मेथड है। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो भी अपन पहले देख चुके हैं, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टीम्स है 5, तो हम यहाँ पे सिंपल वही फॉर्मूला जो पहले अपन ने देखा था उसको फिर से लगाएंगे, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये अपना आया सिंपल अपना 10, यानी कि हमारे मैचेस टोटल प्लेड होंगे 10। अब अपन सीधे देखते हैं इसका फिक्सचर कैसे बनाते हैं। हमें यहाँ पे जितनी भी टीम है उससे एक कदम कम n-1 करके हमें नंबर 1 टीम को लिख देना है। 5 टीम्स है तो हम यहाँ पे 4 बार फर्स्ट टीम को लिख देंगे और इसके मैच करा देंगे बाकी टीमों के साथ, यानी कि सेकेंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, फिफ्थ टीम। हमारे पास 5 टीम से इसलिए फिफ्थ टीम। अब यहाँ पे एक कदम नीचे छोड़कर सेकेंड टीम के जितनी बार बचा यहाँ नीचे तक लिख देंगे, उसके मैच करा देंगे बाकी टीमों के साथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर यहाँ से एक कदम नीचे थर्ड और इसके मैच कराएंगे बाकी फोर्थ और फिफ्थ, और लास्ट में अपन यहाँ पे नीचे लिखेंगे फोर्थ, इसका मैच होगा फाइनल फिफ्थ टीम के साथ। और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, फिक्सचर बन गया हमारा स्टेयरकेस मेथड का। इसमें हमें स्टेयरकेस जैसा दिख रहा है, इसको आप ऐसा बना सकते हैं और पूरा ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे इवन टीम्स हो, ऑड टीम्स हो, सेम ही इसका बनेगा स्ट्रक्चर फिक्सचर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक और बात, ये पूरी चैप्टर की पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर में कभी देखने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उसको विजिट कर सकते हो, उसको देख सकते हो। इसी के साथ हमारा ये पूरा स्टेयरकेस मेथड भी कंप्लीट होता है। तो अब अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के फिक्सचर आप कैसे बना सकते हो। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, नाम से ही समझ में आता है। अब यहाँ पे या तो नॉकआउट कम नॉकआउट हो सकता है, नॉकआउट कम लीग हो सकता है, लीग कम नॉकआउट हो सकता है, या फिर लीग कम लीग हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी टूर्नामेंट का नाम पहले दिया हुआ है, पहले उस टाइप का टूर्नामेंट होगा, वहां से टॉप 4 टीम्स को हम लेंगे और उसका दूसरा टाइप का टूर्नामेंट कराएंगे। इन शॉर्ट, अगर नॉकआउट कम लीग है तो पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट कराएंगे, यहाँ की जो टॉप 4 टीम्स आएंगी उसका हम लीग टूर्नामेंट कराएंगे। टीम कम लीग है तो पहले हम लीग टूर्नामेंट कराएंगे, टॉप 4 टीम का फिर से लीग टूर्नामेंट कराएंगे। नॉकआउट कम नॉकआउट, पहले नॉकआउट टूर्नामेंट, टॉप 4 टीम्स का फिर से नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर ऐसे कोई भी इन चारों में से आपको आता है तो पहले जो नाम दिया हुआ है आप उस टूर्नामेंट को कराओगे, वहां से आप टॉप 4 टीम्स को लोगे और उसका दूसरे जो टाइप में हमें टूर्नामेंट दिया हुआ है आप वो कराओगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे नॉकआउट कम लीग का। इसको में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेरिएशंस यहाँ पे कर सकते हो छोटे छोटे, जो कि बिल्कुल अलाउड है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें बेस्ट तरीका करने का क्या होता है। सबसे पहले हमें गिवन है कि नंबर ऑफ टीम्स है हमारी n = 16। हमें 16 टीम्स का नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट बनाना है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्ट आप नॉकआउट टूर्नामेंट हमने जैसे सीखा वैसे बना दो 16 टीम्स का, और वहाँ से सेमीफाइनलिस्ट जो हमारे होंगे, 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, आप उनका लीग टूर्नामेंट करा दो। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा उससे ईजियर वे, यहाँ पे आप 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दो। 4 टीम के 4 ग्रुप आप बना दो। चारों ग्रुप्स का जो विनर आएगा, हमारे पास 4 विनर आएंगे हर एक ग्रुप का, उनका आप लीग टूर्नामेंट करा दो। अगर आप चाहो तो आप 2 ग्रुप भी बना सकते हो। अगर 16 टीम्स के आपने 2 ग्रुप बनाए 8-8, तो वहां के जो 2 फाइनलिस्ट होंगे हमारे पास, जो दोनों ग्रुप्स आएंगे, आप वो 4 टीमों का लीग टूर्नामेंट करा सकते हो। इस तरीके से किसी भी टाइप का आपको टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आप इजीली करा सकते हो। अगर हम यहाँ पे पहले देखते हैं हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट में हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बोला सबसे बेस्ट वे आप 4 ग्रुप बना दो। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, चारों ग्रुप्स में 4 टीम्स हैं। इनका हमने कराया कॉम्बिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि ये हमारा ग्रुप 1 का नॉकआउट टूर्नामेंट। यहाँ पे हमारे पास नंबर 4 टीम हमने विनर बना दी। ये हमसे आता है, बहुत इजी चीज़ है ये, ना बाय देना है यहाँ पे ना कुछ देना है, क्योंकि 4 हमने पहले भी देख चुके हैं 2 का पावर है, तो 4 में कोई बाय नहीं देना, आपको ईजी हो जाता है। ये दूसरा ग्रुप, इसका एक विनर, ये तीसरा ग्रुप, इसका एक विनर, ये चौथा ग्रुप, इसका एक विनर। तो हमारे पास यहाँ पे 4 विनर सामने आ गए। अब इन 4 विनर्स का हम करा देंगे लीग टूर्नामेंट। तो ये हमारे 4 विनर्स हैं, इनका हम कराएंगे लीग टूर्नामेंट। आप चाहो तो स्टेयरकेस करा दो, आप चाहो तो साइक्लिक करा दो, ये आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली। यहाँ पे आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, और इसको करवाने के बाद किसी भी एक टीम को, फॉर एग्जाम्पल ये अपने साइक्लिक यहाँ पे हमने करवाया, तो हम बोल सकते हैं 7 के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 7 इज द विनर।
विनर। तो ये इस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। अगर मान लो अगर यहाँ पे हमें आ गया कि लीग कम नॉकआउट बनाओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीग टूर्नामेंट कराएंगे एकदम नॉर्मल जैसे हम करवाते हैं। उसके बाद कोई भी 4 टीम को हम बोल देंगे ये हमारी टॉप 4 टीम्स आई हैं, और अगर हमें लीग कम नॉकआउट कराना है तो हम क्या करेंगे, उन 4 टीम का नॉकआउट करा देंगे। अगर हम लीग कम लीग करा रहे हैं तो 4 टीम लेंगे, उनका कराएंगे हम पूरा स्टेयरकेस या फिर साइक्लिक, कोई भी उनकी हम कोई भी 4 टीम को पिक कर लेंगे कि ये 4 हमारे टॉप 4 टीम से, उनका फिर से लीग टूर्नामेंट करा देंगे। यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आप कौन सा कराओगे, चाहो तो आप फिर से स्टेयरकेस करा दो, फिर से आप साइक्लिक करा दो, आपके ऊपर जो लगे। यहाँ पे मैं साइक्लिक कैसे बनाते हैं, नॉकआउट कैसे बनाते हैं ये नहीं बताऊंगा, ये हम पहले से ही बात कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी खत्म होता है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छा चैप्टर था, और अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, आपने पूरी वीडियो को दिल लगा के देखा है, तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट आपका बचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते ही हैं यार। अभी तो हम लोग पूरे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप चाहो तो हमसे और अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हमारा डिस्कॉर्ड पेज ज्वाइन कर सकते हो, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।